Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. Amit, Vinay, Sweetie, Rohit, Sumit, Dharmendra, Santosh, Rashmi, हीरा, राहुल, पवन, मोहन, श्याम, मंजीत, सुमित, पाठक, दिवाकर, रामजी, संतोष, तुषार, आदित्य, दीपिका, मोहन, प्रीति, जगदीश, राहुल, प्रिया, मोहन, शिखा, दिव्या, रोनित, अमित, रामजी, खुशी, अनिल, हीरा, ललित, रक्षा, शिवम, A very good afternoon, all of you. Abhishek, Tushar, Surbhi, Raman, Divya, Jyoti, Sanosh, Deepu, Avinash, Parul. A very good afternoon, all of you. Amanda. हाँ जी, तो भाई आज की क्लास में देखो, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डिसीजन मेकिंग, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि डिसीजन मेकिंग जो टॉपिक है पहले एग्जाम्स में आया करता था। और पहले जब बैंक क्लर्क के एग्जाम में डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आते थे तो 5 क्वेश्चन आते थे बेटा। आजकल डिसीजन मेकिंग किसी एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन अभी पिछली साल एक पुलिस का पेपर था जिसमें डिसीजन मेकिंग के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, पुलिस के एग्जाम में। तो ऐसा नहीं है कि डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन नहीं आएगा, आ भी सकता है और आएगा ना बेटा। अगर डिसीजन मेकिंग, तो याद रखना कि कम से कम 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। जो बड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी होगी ना, उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपको बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऐसे ही आज की क्लास में हम एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है रीजन एंड असर्शन। उस टॉपिक का नाम है रीजन एंड असर्शन, ठीक है, रीजन एंड असर्शन। और ये जो रीजन एंड असर्शन टॉपिक है बेटा, कहने को तो रीजन असर्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो रीजनिंग में आते हैं, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये जो रीजन असर्शन है ना, ये कंप्लीटली आपकी जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। कंप्लीटली अभिकथन और कारण, है ना, कारण और अभिकथन। इसको हिंदी में कह सकते हैं हम कारण और अभिकथन, कारण और अभिकथन, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है बेटा, क्वेश्चन तो रीजनिंग में पूछा जाता है, लेकिन रीजनिंग से रिलेटेड चैप्टर नहीं है ये। क्वेश्चन तो रीजनिंग में पूछा जाता है, लेकिन रीजनिंग से रिलेटेड ये चैप्टर नहीं है, अभिकथन और कारण, ठीक है। ये कंप्लीटली हमारी जनरल नॉलेज पर बेस्ड है, हमारी जीके पर बेस्ड टॉपिक है, ठीक है, कंप्लीटली कारण और अभिकथन। इसमें एग्जैक्टली देखो, इसमें साइंस से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, साइंस। तो जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं बड़े प्यार से, ठीक है। बुक बताओ हिंदी मीडियम के लिए, अरे एक ही बुक है मार्केट में, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग बुक विद पीयूष वाट्स ने, उसके अलावा तो कोई बुक ही नहीं है? उसके अलावा कोई बुक नहीं है बेटा, ठीक है। हम्म। अब हम देखते हैं कि कारक, जैसे कि देखो मैंने आपसे कहा था कि हम मंडे से शुरू करेंगे बड़ा टॉपिक, और मंडे से हम बेटा, मंडे को हम सिलॉक्स टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिलॉक्स। तो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स हम बड़ा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। और कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं? सिलॉक्स, ठीक है, बड़ा चैप्टर है सिलॉक्स, जो कि हम मंडे से शुरू करेंगे पढ़ना, ठीक है। हाँ जी। सिलॉक्स के देखो, सिलॉक्स के बाद हम पढ़ेंगे कैलेंडर। सिलॉक्स के बाद मैं बताऊं हमारा सीक्वेंस कैसे रहेगा। सिलॉक्स के बाद हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर, और कैलेंडर टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे, कैलेंडर टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट। मतलब जितने भी अल्फाबेट वाले चैप्टर है ना बेटा, जितने भी अल्फाबेट वाले चैप्टर हैं, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो, अल्फाबेटिकल सीरीज हो, मतलब शुरू के जो 7-8 चैप्टर हैं, स्टार्टिंग के जो 7-8 चैप्टर हैं, है ना। हाँ जी, स्टार्टिंग के जो 7-8 चैप्टर हैं वो हम पढ़ेंगे। तो मंडे को हम स्लॉक्स पढ़ेंगे जिसकी कम से कम 6-7 क्लासेस चलेंगे, फिर कैलेंडर जिसकी कम से कम 5-6 क्लासेस चलेंगी, फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट जो कम से कम होगा 10 से 15 दिन में खत्म। ये 15 दिन का है क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, कम से कम इसके अंदर ही 7 टॉपिक आते हैं, इसके अंदर 7 टॉपिक आते हैं। तो ये हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बेटा इसके अंदर ही है। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, ठीक है। हाँ जी। डिसीजन मेकिंग तो बेटा बहुत एक नन्ना मुन्ना छोटा सा टॉपिक था,
जो बस मैंने आपको कल समझा दिया। बेसिकली मैंने डिसीजन मेकिंग के बारे में आपको कल आइडिया दिया था कि कैसे डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बेस्ड है वो। बेटा सीटिंग अरेंजमेंट पजल फजल सब इसके बाद पढ़ाएंगे हम, ठीक है। हाँ जी, चलिए। तो रीजन असर्शन बेटा किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ये टॉपिक किसी भी एग्जाम में आ सकता है। यूपीएससी के पेपर में भी आ सकता है, पुलिस के एग्जाम में भी आ सकता है ना, रेलवे में भी आ सकता है, एसएससी में भी आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है जी। धीरे धीरे करके सब कुछ पढ़ेंगे बेटा। अगर आपको और बहुत जल्दी है पढ़ने की, है ना, तो आप वीओडी सेक्शन में जाओ। वीओडी सेक्शन में जाके जल्दी सिलेबस खत्म कर लो, अगर आप मुझसे जल्दी पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब, तो एक बार जरा क्वेश्चन पे नजर डालते हैं कि अभिकथन, कारण और अभिकथन में बेसिकली क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में बनेगा और हम उस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देंगे। जरा एक बार क्वेश्चन पे हम नजर डाल लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना। 5 ऑप्शन है, इन 5 ऑप्शन को पढ़ लो। पहला ऑप्शन है व्हेन बोथ ए एंड आर आर ट्रू, जब ए और आर दोनों ही सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब हमारे पास दो कथन होंगे बेटा, एक तो होगा ए, दूसरा होगा आर। हमारे पास दो कथन होंगे क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास दो कथन होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन बनेंगी। यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन बनेंगी, या तो पहला कथन सही होगा दूसरा गलत होगा, या फिर पहला गलत होगा दूसरा सही होगा, या फिर दोनों सही होंगे, या फिर दोनों गलत होंगे, ठीक है। ये 4 केस बनेंगे। अगर दोनों गलत है तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, है ना। अगर पहला गलत है और दूसरा सही है तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगर पहला सही है दूसरा, सॉरी, अगर पहला सही है दूसरा गलत है तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब अगर दोनों सही है तो दोनों सही है बेटा, दोनों सही में ये दो ऑप्शन बनते हैं, ए और बी। अगर दोनों सही है तो दो ऑप्शन बनते हैं, ए और बी। ना बेटा बैंक में नहीं आता ये टॉपिक। ये टॉपिक बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर हर एग्जाम का सिलेबस का पार्ट है। हाँ, अगर हमारे दोनों ही सही है तो हमारे दो ऑप्शन बनते हैं। देखो, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। अगर हमारे दोनों ही सेंटेंस सही है तो हमारे दो ऑप्शन बनते हैं। लेकिन इन दोनों ऑप्शन में फर्क है बेटा। क्या फर्क है? ये वाला ऑप्शन तब टिक होगा व्हेन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब ये जो है ना, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब ये इसका कारण है। अगर ये कारण है बेटा इस कथन का तो हम ऑप्शन ए टिक करेंगे, और अगर आर कारण नहीं है कथन ए का तो हम ऑप्शन बी टिक करेंगे। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन बनते हैं। फिर से मैं पांचों ऑप्शन को समझा दूंगा बेटा। इस चैप्टर में होगा क्या, दो कथन होंगे बेटा। इस चैप्टर में दो कथन होंगे। एक कथन होगा जिसका नाम होगा ए, जिसको हम असर्शन कहते हैं। दूसरा कथन होगा जिसका नाम होगा आर, जिसको हम रीजन बोलते हैं। इसको अभिकथन बोलते हैं, अभिकथन, ठीक है, असर्शन। और इसको बोलते हैं हम रीजन, यानी कि कारण, ठीक है। तो दो कथन है हमारे पास। अब आप मुझे बताना कौन कौन सा ऑप्शन यूज करने वाले हैं हम। मैं आपको सारी कंडीशंस बताऊंगा, आप बताना आप कौन कौन सा ऑप्शन यूज करने वाले हैं। अब ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब बताना बेटा, अगर मान लो ए भी गलत है और आर भी गलत है तो कौन सा ऑप्शन यूज होगा बताओ, छांट कर बताओ कौन सा ऑप्शन यूज होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ए भी गलत है और आर भी गलत है तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे हम। अगर दोनों ही कथन गलत हैं तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे। सर अगर दोनों ही कथन गलत हैं तो हम ऑप्शन यूज करेंगे ई, हम ऑप्शन ई यूज करेंगे। अच्छा, अगर पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे। अगर पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे। सर पहला कथन गलत है दूसरा सही है तो हम ऑप्शन डी यूज करेंगे। सर अगर पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है,
पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है, तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? सर पहला सही है, दूसरा गलत है, तो हम ऑप्शन सी यूज करेंगे। तो हम ऑप्शन सी यूज करेंगे। सर अगर दोनों ही कथन सही है तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? अगर दोनों ही कथन सही है तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? सर अगर दोनों ही कथन सही है तो या तो ऑप्शन यूज होगा ए या फिर ऑप्शन यूज होगा बी। ए ऑप्शन यूज तब होगा जब आर इसका कारण हो, और बी ऑप्शन तब यूज होगा जब आर इसका कारण ना हो। अगर आर कारण है इसका तो ए यूज करोगे, आर कारण नहीं है तो बी यूज करोगे। अब आप समझ गए होंगे बेटा। चलिए बेटा, ये कंप्लीटली चैप्टर आपकी जनरल नॉलेज पे डिपेंड है। जैसे केबीसी देखते हैं हम, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, तो बस आज बेटा केबीसी चलने वाला है, ठीक है। हाँ जी, केबीसी खेलने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप इस क्वेश्चन का आंसर दो क्या है। आप दूसरे क्वेश्चन को मत देखो, सिर्फ आप पहले क्वेश्चन का आंसर दो। यहाँ पे दो कथन आपके सामने है, पहले तो आप ये चेक करो ये दोनों कथन सही है या दोनों में से कोई एक सही है। पहले तो आप सिर्फ इतना चेक करो कि ये दोनों कथन सही है या दोनों में से कोई एक सही है। हाँ जी, दोनों कथन सही है, दोनों में से कोई एक सही है, ये बताओ जल्दी से। वी फील कंफर्टेबल इन हॉट, वी फील कंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। बताओ, वी फील कंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। बेटा ये टॉपिक आज के आज ही खत्म हो जाएगा। मैंने कल कहा था ना कि मैं आपको वेंसडे थर्सडे फ्राइडे इन 3 दिनों में 3 छोटे-छोटे टॉपिक कराऊंगा, क्योंकि फिर मंडे से हम ना बड़े टॉपिक शुरू करने वाले हैं। जैसे सिलॉक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, 7 या 8 दिन लगेंगे खत्म होने में। फिर कैलेंडर 5 या 6 दिन लगेंगे खत्म होने में, और फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट 15 दिन लगेंगे खत्म होने में। तो इसीलिए इन 3 दिनों में 3 छोटे-छोटे टॉपिक करा रहा था मैं आपको, ठीक है दोस्त। हाँ जी, तो ये टॉपिक आज के आज ही खत्म हो जाएगा। साइंस पर बेस्ड है हमारी, इसमें रीजनिंग का कोई फॉर्मूला यूज नहीं होना। केबीसी खेलने शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। ये बताओ, वी फील कंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। क्या हम गर्मियों में या ह्यूमिडिटी में कंफर्ट फील करते हैं? इज इट ट्रू और नॉट? बस आपको ये बताना है सही है या गलत है। क्या हम कंफर्ट फील करते हैं गर्मियों के दिनों में और आर्द्रता में, ह्यूमिडिटी में? ह्यूमिडिटी का मतलब आपने देखा होगा उमस, जब बहुत भयंकर उमस होती है तो क्या हम रिलैक्स फील करते हैं उमस के दिनों में? सर बिल्कुल गलत, ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है। इस टॉपिक का हिंदी में नाम है अभिकथन और कारण। अभिकथन और कारण। चलिए दूसरा है स्वेट एवोपरेट्स फास्टर इन ह्यूमिड क्लाइमेट। क्या बेटा आर्द्र जलवायु में पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है? स्वेट एवोपरेट फास्टर इन ह्यूमिड क्लाइमेट। क्या जो पसीना है हमारा गर्मियों के दिनों में जल्दी वाष्पित हो जाता है? सर ये भी सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि जो उमस के दिन होते हैं, ह्यूमिडिटी के दिन होते हैं, उसमें हमारा शरीर चिपकने लगता है, तो पसीना वाष्पित नहीं होता, उल्टा पसीना चिपक जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन गलत है। अगर दोनों ही कथन गलत है तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे बेटा? याद करो, कौन सा ऑप्शन टिक करोगे अगर दोनों ही कथन गलत है तो? ऑप्शन ई, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली। शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली, ये बताओ क्या शिमला दिल्ली से ज्यादा ठंडा है? क्या शिमला दिल्ली से ज्यादा ठंडा है? यस और नो। क्या शिमला दिल्ली से ज्यादा ठंडा है? बिल्कुल सर, दुनिया जानती है शिमला दिल्ली से ज्यादा ठंडा है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, शिमला इज एट हायर एल्टीट्यूड एज कंपेयर टू दिल्ली। क्या जो शिमला है वो दिल्ली से अधिक ऊंचाई पर बसा हुआ है? बिल्कुल जानती है बेटा, जो शिमला है वो हिल स्टेशन है ना, हिल स्टेशन है, लोग वहां घूमने जाते हैं और ठंड में कांपते हैं। तो शिमला जो है, और पहाड़ों पर बसा हुआ है, तो शिमला जो है दिल्ली से अधिक ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही हो गए बेटा। अब अगर दोनों ही ऑप्शन सही हो गए बेटा, अब आप डिसाइड करो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, ऑप्शन ए या बी। क्योंकि जब हमारे दोनों ही सही हो जाते हैं कथन तो हम ए और बी में फंस जाते हैं। अब हमें डिसीजन लेना है कि ए और बी में से कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे हम, क्योंकि दोनों ही सत्य हैं कथन। अच्छा, ए ऑप्शन तब टिक करेंगे जब ये इसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्या इज आर इज आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए? क्या आर परफेक्ट व्याख्यान है कथन ए की? ये बताओ। क्या शिमला दिल्ली से ज्यादा ठंडा इसीलिए है क्योंकि शिमला दिल्ली से अधिक ऊंचाई पर है?
क्या ये इसका कारण है? अगर ये कारण है इसका तो ऑप्शन ए यूज करेंगे, और ये कारण नहीं है इसका तो ऑप्शन बी यूज करेंगे। सर शिमला दिल्ली से ज्यादा ठंडा है क्योंकि शिमला दिल्ली से अधिक ऊंचाई पर है, ये परफेक्ट कारण है इसका, इसीलिए यहां पर ऑप्शन ए यूज होगा, इसीलिए यहां पर ऑप्शन ए यूज होगा। ठीक है। आया कि नहीं समझ? बेटा शिमला दिल्ली से ज्यादा ठंडा इसलिए क्योंकि जो शहर जितनी ऊंचाई पर बसेगा वो शहर उतना ही ठंडा होगा। समझे बाबू? जो शहर जितनी ऊंचाई पर ही बसेगा वो उतना ही ठंडा होगा। शिमला दिल्ली से अधिक ऊंचाई पर है इसलिए शिमला दिल्ली से अधिक ठंडा है। परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और देखो बेटा, इन क्वेश्चंस में अगर थोड़ी बहुत गलती मुझसे हो जाए तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरी जीके ना आप लोगों की तरह खतरनाक नहीं है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये कंप्लीटली हमारी जनरल नॉलेज पे डिपेंड करता है, बट मेरी जनरल नॉलेज थोड़ी सी बेकार है बेटा। तो हो सकता है मेरे से कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। मैं तो बस आपको सिखा रहा हूं कि कैसे हम ऑप्शंस का सिलेक्शन लेंगे, हम ऑप्शंस को कैसे टिक करेंगे। ठीक है। हाँ जी। चलिए साहब, लीकेज इन हाउस होल्ड गैस सिलेंडर कैन बी डिटेक्टेड। ये कह रहे हैं घरेलू गैस सिलेंडर में रिसाव का पता लगाया जा सकता है। ये बताओ, घरेलू गैस सिलेंडर में रिसाव का पता लगाया जा सकता है? लीकेज इन हाउस होल्ड गैस सिलेंडर कैन बी डिटेक्टेड, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। जो भैया आपको पता है ना, घर की गैस अगर खुली रह जाती है तो हम कुछ ही देर में बता देते हैं कि गैस खुल रही है, क्योंकि हमें स्मेल आने लगती है बहुत तेज, घर के जो सिलेंडर होते हैं। अच्छा, एलपीजी हैज ए स्ट्रॉन्ग स्मेल, क्या ये बात सत्य है कि जो सिलेंडर में एलपीजी होती है क्या उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है? बेटा ये बात बिल्कुल गलत है। एलपीजी की कोई स्मेल नहीं होती है। क्यों? अब आप बताओ, घर के जो गैस सिलेंडर होते हैं उनमें क्या चीज हम मिलाते हैं जिसकी स्मेल आती है? कौन बताएगा? एलपीजी हैज नो स्मेल। घर के सिलेंडर में एक चीज मिलाई जाती है जिसकी स्मेल बहुत तेज आती है। बताओ क्या है वो चीज? इथाइल मरकैप्टन से। बिल्कुल सही कहा निखिलेश आपने, है ना? बिल्कुल सही कहा अभिषेक, इथाइल मरकैप्टन। हाँ जी, इथाइल ब्रोमीन, अबे ब्रोमीन नहीं मिलाते, इथाइल मरकैप्टन को हम मिलाते हैं एलपीजी के अंदर। जो स्मेल आपको आती है ना गैस लीक होने की, वो इथाइल मरकैप्टन की स्मेल होती है, ना कि एलपीजी की। एलपीजी हैज नो स्मेल। इसीलिए ये कथन गलत है और ये कथन सही है। तो पहला सही दूसरा गलत, कौन सा ऑप्शन टिक करोगे बेटा? कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? पहला सही दूसरा गलत, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, अब आ जाओ यहां पर। हम्म भारत महंगाई की समस्या से जूझ रहा है। अरे यार, ये तो बिल्कुल सत्य है। भारत महंगाई की समस्या से जूझ रहा है। देख ही रहे हो बेटा, पेट्रोल के दाम किस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसका कोई रोक ही नहीं है। दूसरा है, हम काले धन की वृद्धि की जांच करने में विफल रहे। हम काले धन की वृद्धि की जांच करने में विफल रहे, ये बात भी सत्य है कि हम कहाँ पकड़ पाए काला धन है। वी फेल टू चेक द ग्रोथ ऑफ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी कितना बढ़ रहा है मार्केट में, क्या हम पकड़ पाए हैं? नहीं पकड़ पाए हैं। ब्लैक मनी बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा। दोनों ही बातें सत्य हैं। लेकिन अब दो ऑप्शन में फंस जाते हो बेटा, हम दो ऑप्शन में फंस जाते हैं। अब या तो हम ऑप्शन ए टिक करेंगे या फिर हम ऑप्शन बी टिक करेंगे, या तो ए टिक करेंगे या फिर बी ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, ए और बी में से कौन सा ऑप्शन टिक करें? अगर ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए, वरना बी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या भारत में महंगाई की समस्या सिर्फ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम काले धन को पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए महंगाई की समस्या बढ़ रही है? नहीं। तो बेटा ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। महंगाई की समस्या के पीछे बहुत सारे कारण हैं, सिर्फ और सिर्फ काला धन नहीं है। दुनिया भर के कारण है महंगाई के पीछे। थोड़ा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो इकोनॉमिक्स की टर्म से हमें समझना पड़ेगा। सिर्फ काला धन ही महंगाई की समस्या नहीं है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसीलिए हम ऑप्शन बी टिक करेंगे।
है ना। इसका आंसर है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ऑप्शन बी। अरे हाँ भैया, बीटेक किया है हमने, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया है मेरे दोस्त, मेरे भाई जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ, दिल्ली मुखर्जी नगर से लाइव क्लास चलती है डेली, दिल्ली मुखर्जी नगर से पढ़ाते हैं। हाँ, हम रहने वाले, घर हमारा यूपी में है, अलीगढ़ में। और कुछ और बायोडेटा दें पूरा? आपको हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता है? कैसे यार, कैसे स्टूडेंट हो आप लोग। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। डॉक्टर द्वारा टूटी हड्डियों को सही करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया था, पीओपी का है। बिल्कुल सही जवाब। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन। बिल्कुल सही भैया, पीओपी का ही तो यूज करते हैं। याद है, जब हड्डी टूट जाती है तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस लपेट देते हैं टूटी हुई हड्डियों में। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज किया जाता है, जिससे टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाती हैं। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिलाया जाता है और खंडित अंगों के चारों ओर लगाया जाता है तो यह एक कठोर द्रव्यमान में बदल जाता है। बिल्कुल सही जवाब। ये भी सही बात है, जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम टूटी हुई हड्डियों के आसपास मिलाते हैं। हो, शायद अभी आपको पता चला होगा, मुझे अभी पता चला। सिद्धार्थ शुक्ला, जानते हो आप लोग सिद्धार्थ शुक्ला को? ही इज नो मोर। क्या जीवन है, मतलब क्या लाइफ है। यहाँ तो किसी का भी कुछ नहीं पता चलता, हाँ, किसी के साथ भी कुछ भी। जबकि सिद्धार्थ शुक्ला देखने में इतना यंग, मतलब फिट एंड फाइन, और क्या से क्या हो जाता है भाई, सब कुछ नहीं कह सकते हैं इस जीवन में, कुछ नहीं कहा जा सकता। हार्ट अटैक, इतने फिट बंदे को हार्ट अटैक आना आज के समय में, या लाइफ स्टाइल क्या होती जा रही है लोगों की, समझ से बाहर। लाइफ इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल। उस बंदे को वो खतरनाक, उसकी पर्सनैलिटी गजब, पूरा फिट, कहीं से भी देखने में ऐसा नहीं लगता कि एकदम फिट होगा। सिद्धार्थ शुक्ला बेटा, जिसने बिग बॉस शो अभी जीता था, रिसेंट वाला। हाँ जी, 40 साल का था, लेकिन बेटा उसकी जो पर्सनैलिटी थी, आप उसको अगर देखोगे ना तो देखकर कह नहीं सकते। उम्र तो कुछ भी नहीं थी। चलिए साहब, टीवी एक्ट्रेस है बेटा एक, टीवी एक्ट्रेस था, अब है क्या था, बट पता नहीं चलता जीवन में कब क्या हो जाए किसके साथ। तो बेटा हमेशा, इसलिए हम कहते हैं हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लाइफ में खुशियां बांटो जितना हो सके, क्योंकि कल का वास्तव में कोई भरोसा नहीं है। हम्म।
कूपर हॉस्पिटल खतरनाक है क्यों भाई? कूपर से सब लोग ऊपर जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। शहनाज गिल के साथ फेमस था, हाँ हाँ, बिग बॉस का सर था। जस्ट अभी मुझे, मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन आई। बिल्कुल। हम्म। हाँ जी। हाँ, बालिका बधू। बालिका बधू सीरियल भी उन्होंने किया था। बालिका बधू, बिल्कुल सही पहचाना आपने। हाँ, रोहित सरदाना को देख लो। रोहित सरदाना भी ऐसे ही चले गए थे। चलिए साहब। नहीं, मेरा फेवरेट नहीं था बेटा, लेकिन लाइफ में जब लोगों को हम जानते हैं और वो अचानक से चले जाते हैं तो दुख तो होता ही है, चाहे वो हमारा फेवरेट हो या ना हो, इट डजेंट मैटर। बट जिन लोगों को हम जानते हैं और वो दुनिया से जब अचानक विदा ले लेते हैं तो दुख तो होता ही है। हाँ। हाँ जी। तो ये दोनों ही बातें सही है बेटा। डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डियों को सही करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया था, बिल्कुल सही है। और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिलाया जाता है तो वो एकदम कठोर, ये भी बिल्कुल ठीक है। दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है ना? हाँ जी। लेकिन आप ये बताओ, अब हम ऑप्शन ए टिक करें या ऑप्शन बी टिक करें? क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। भाई, यही कारण है जिसकी वजह से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। अगर यही कारण है जिसकी वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट से इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दो। हाँ जी। हम सर्दियों में सफेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्या ये बात सच है कि हम सर्दियों में सफेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं? हाँ जी। हम सर्दियों में सफेद कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, ये बात सच है? सर ये बात तो बिल्कुल गलत है कि हम सर्दियों में सफेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि सफेद कपड़े तो बेटा गर्मियों में पहने जाते हैं, सर्दियों में तो ब्लैक पहने जाते हैं, है ना? सर्दियों में तो ब्लैक पहने जाते हैं, डार्क। ठीक है, तो ये गलत है। अच्छा, व्हाइट क्लोथ आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ हीट, ये बात बिल्कुल सच है भैया, वो गुड रिफ्लेक्टर होते हैं हीट के, तभी तो इनको हम गर्मियों में पहनते हैं। तभी तो हम गर्मियों में, है ना? हाँ जी, तभी तो हम गर्मियों में पहनते हैं क्योंकि वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, हीट को अंदर नहीं आने देते। ठीक है, तो आर सही है, ए गलत है। चलिए। अच्छा, बेकिंग सोडा पेट में एसिडिटी पैदा करता है, क्या बेटा जो सोडा होता है वो पेट में एसिडिटी पैदा करता है? हैं? क्या सोडा पेट में एसिडिटी पैदा करता है? गलत जवाब बेटा। जो सोडा होता है ना, वो एल्कलाइन होता है, एसिडिक नहीं होता। सोडा क्षारीय है, अम्लीय नहीं है। सोडा क्या होता है? सोडा क्षारीय होता है, जो एसिड को खत्म करता है, ना कि एसिड को पैदा करता है। बेकिंग सोडा इज एल्कलाइन, बेकिंग सोडा क्षारीय है, ये बात बिल्कुल सच है। ये बात बिल्कुल सच है। आर करेक्ट, ए रॉन्ग, ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जब आम नमक को खुला रखा जाता है तो यह हवा से नमी को अवशोषित कर लेता है, बिल्कुल सच है कि जब आम नमक को आप खुला रखते हो तो वो हवा से ना नमी को अवशोषित कर लेता है, सील जाता है। आपको पता है ना, नमक सील जाता है। जब नमक को हम खुला हुआ छोड़ देते हैं तो नमक सील जाता है। अच्छा, कॉमन सॉल्ट कंटेन मैग्नीशियम क्लोराइड, बेटा वैसे कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, वैसे कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, लेकिन आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि शायद कॉमन सॉल्ट में हम मैग्नीशियम क्लोराइड के इंग्रेडिएंट्स भी मिलाते हैं। लेट एक बार चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड वुड मेल्ट पोलर आइस, क्या CO2 बढ़ने से पोलर आइस पिघल नहीं है? क्या CO2 से पोलर आइस पिघल रही है? बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि जो CO2 होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें ना गर्मी होती है।
जो CO2 होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर बेटा बहुत गर्मी होती है, वो पोलर आइस को पिघला रही है। ग्लोबल टेम्परेचर वुड राइट, ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो अब आप बताओ, क्या आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघल रही है, तो क्या ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने से ये सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल सही जवाब, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना? आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। When a body is dipped in liquid fully or partially, there is a decrease in its weight। जब किसी पदार्थ को हम शरीर जब कोई शरीर या पूरी तरह या आंशिक रूप से तरल पदार्थ में डूबा होता है तो उसके वजन में कमी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जब किसी चीज को हम पानी में डुबोते हैं तो उसकी चीज में हमें कमी महसूस होने लगती है ना? बेटा ये क्वेश्चन बहुत रेयरली पेपर में आते हैं, कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ज्यादातर तो नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आएंगे भी तो ये कंप्लीटली आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं है, साइंस के क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है, आपकी जनरल नॉलेज पे डिपेंड करते हैं क्वेश्चन। मैंने तो बस आपको ये समझाया है इस चैप्टर में कि किस तरह से हमें ऑप्शंस का सिलेक्शन लेना है, ऑप्शंस का सिलेक्शन कैसे लेना है, ये मैंने समझाया है आपको। ठीक है, हाँ जी। The decrease in weight is due to the higher density of displaced liquid। वजन में जो कमी होती है वो विस्थापित तरल के उच्च घनत्व के कारण होती है। ये बताओ, ये बात सच है कि गलत है? हाँ, जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है उसकी जो डेंसिटी होती है, उसकी जो हायर डेंसिटी होती है उसकी वजह से होती है। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें देखो कुछ है नहीं, इसमें कुछ है नहीं खास। ये मैं तो बस रीजन असर्शन में आपको सिर्फ इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से हमें ऑप्शंस का चयन करना होता है, किस तरीके से हमें ऑप्शंस का सिलेक्शन करना होता है। ठीक है, हाँ जी। चलो, अच्छा कुछ एक और डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा रीजनिंग में। ठीक है, जैसे डिसीजन मेकिंग, कल हमने छोटा सा टॉपिक समझा था, उसकी अप्रोच समझी थी डिसीजन मेकिंग की। हमने डिसीजन मेकिंग की अप्रोच समझी थी, है ना? हाँ जी, क्या डिसीजन मेकिंग की अप्रोच है? फिर उसके बाद हमने रीजन असर्शन की अप्रोच समझी आंसर देने की, क्या रीजन असर्शन की अप्रोच है? वैसे ही मैं आप लोगों को वैसे ही मैं आप लोगों को एक टॉपिक है जिसको देखकर आप पता नहीं लगा पाओगे कि ये रीजनिंग का ही टॉपिक है। हाँ बेटा, नया टॉपिक तो क्या स्टार्ट करेंगे, मंडे से बोला ना, नया चैप्टर हम मंडे से शुरू करेंगे। अभी तो बस मैं आपको छोटे छोटे से टॉपिक्स करा रहा हूँ, मतलब छोटे छोटे से वो चीजें बता रहा हूँ, अप्रोचेस, ताकि आपको पता चल जाए। हम्म। एक क्वेश्चन है बेटा जिसको देखकर आपको लगेगा कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, लेकिन वो रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लिखो, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बेटा ये आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। हिंदी लैंग्वेज में भी ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। हिंदी लैंग्वेज में ही ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ जी। ये कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक, अब आपको इन वर्ड्स की
नेक्स्ट वर्ड आपको पता करना है कि नेक्स्ट वर्ड कौन सा होगा, और 5 ऑप्शन आपके सामने है। और आप इस क्वेश्चन को बेटा इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन ना समझो, चाहे इंग्लिश में पेपर दो चाहे हिंदी में पेपर दो, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन है जो कभी कभी रीजनिंग में आ जाते हैं, लेकिन बहुत रेयरली, ना के बराबर चांस है। बहुत रेयरली क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसका ना के बराबर चांस है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 100% आना ही आना है। तो बट हमें एक बार अप्रोच पता होनी चाहिए। मान लो गलती से क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए कि क्वेश्चन आखिरकार है क्या, वरना तो एग्जाम में तो हम समझ ही नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन को। पेपर में इस क्वेश्चन को हम समझ ही नहीं पाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हम तो समझेंगे कि ये क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज क्या है। हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे कि ये क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, लेकिन ये क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज का बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी, है ना। आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसा क्वेश्चन है, ये कैसा गड़बड़ हो गया क्वेश्चन है, अजीब सा क्वेश्चन आ गया सर हमारे सामने। तो इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ। ये बस वर्ड्स लिखे हुए हैं बेटा, और हमें नेक्स्ट वर्ड पता करना है। हमें क्या करना है? हमें नेक्स्ट वर्ड पता करना है। हमें नेक्स्ट वर्ड पता करना है। हाँ जी, चलिए साहब, ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, हाँ जी। अब ये आपको देखकर लग रहा होगा सर ये क्वेश्चन तो रीजनिंग के होने ही नहीं चाहिए, ये तो इंग्लिश के होने चाहिए। या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा सर नहीं, इन क्वेश्चन को तो हिंदी लैंग्वेज में भी तो लिखो। तो बेटा हिंदी लैंग्वेज में भी क्वेश्चन ऐसे लिखे मिलेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं और हमें नेक्स्ट वर्ड पता करना है। और ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्टेड है। ये सारे के सारे जो वर्ड्स की सीरीज है, ये एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्टेड है, लॉजिकली कनेक्टेड। और उसके आधार पे हमें अगले वर्ड बताने हैं। जैसे मैं आपको चौथा क्वेश्चन कराता हूँ, मैं आपको चौथा क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी के क्वेश्चन आप लोग खुद करना। जैसे देखो बेटा, यहाँ पे 3 लेटर हैं, और यहाँ पे 4 लेटर हैं, और यहाँ पे 5 लेटर हैं, और यहाँ पे 6 लेटर हैं। तो जो अगला वर्ड आएगा उसमें 7 लेटर होंगे, क्योंकि ये सारे वर्ड लॉजिकली कनेक्टेड हैं। 3 4 5 6 7, और 7 लेटर का वर्ड कौन सा है? 7 लेटर का वर्ड है डिस्प्ले। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब इसी तरीके से आप पहले 3 क्वेश्चन के लॉजिक आइडेंटिफाई करो।
हाँ जी। तो भाई चौथे क्वेश्चन में लॉजिक आपको समझ आ गया, उसी लॉजिक को आपको पकड़ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन नहीं है बेटा, हिंदी हो या इंग्लिश हो क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो हमने पहले क्वेश्चन में देखा क्या, पहले क्वेश्चन में क्या लॉजिक है जिससे ये सारे वर्ड एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं, क्या लॉजिक है पहले क्वेश्चन में है। सर अगर हम पहला क्वेश्चन ध्यान से देखें ना, तो पहले क्वेश्चन में लॉजिक ये है कि यहाँ पे एम पहला लेटर है, और यहाँ पर एम दूसरा लेटर है, और यहाँ पर एम तीसरा लेटर है, और यहाँ पर एम चौथा लेटर है, और यहाँ पर एम पांचवा लेटर है। यानी कि जो एम है ना उसका प्लेस एक एक आगे खिसक रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें एम छठे प्लेस पर हो, जिसमें एम छठे प्लेस पर हो, जिसमें एम छठे प्लेस पर हो। ठीक है, चलिए अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखें, तो बेटा यहां पर ओडी पे ये वर्ड खत्म हुआ, तो जिस पर खत्म हुआ उसी से स्टार्ट हुआ। ओ आर पे खत्म हुआ, यू आर पे खत्म हुआ, यू आर से शुरू हुआ। ए एन पे खत्म हुआ, ए एन से शुरू हुआ। तो बेटा ई एम से खत्म हुआ तो ई एम से ही शुरू होगा, और ई एम से कौन सा शुरू है, ई एम से शुरू है ऑप्शन बी, ई एम से शुरू है ऑप्शन बी। ठीक है, हाँ जी। देखो एम पहला लेटर है, एम दूसरा लेटर है, एम तीसरा है, एम चौथा है, एम पांचवा है। तो वो ऑप्शन होगा जिसमें एम छठा लेटर हो, जिसमें एम छठा लेटर हो, जिसमें एम छठा लेटर हो। तो ये रीजनिंग पर बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, आपको ऐसा लगा कि ये तो इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। चलिए, ये किस पर बेस्ड था, ये रीजनिंग पर बेस्ड था। सेवेंथ पर थोड़ी है, एक डिफॉर्म है ये, एक दो तीन चार पांच छह, छह पर ही तो है बेटा, डिफॉर्म है, छह पर ही तो था। हम्म, हाँ जी। आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब आपसे कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज ऑफ करते हैं। हम्म, और भाई आप सभी अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखें, सभी अपनी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि बेटा शरीर सही है तो सब कुछ, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमें दुनिया की हर चीज अच्छी लगती है, और हमारे अगर खुद ही के अंदर बीमार है हम, तो हमें दुनिया की हर सुख हमारे लिए बेकार है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।